नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की चुनावी चर्चा का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज जिन 5 सीटों पर बिहार की 40 में से दूसरे चरण के तहत जिन 5 सीटों पर मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो पहले चरण के दौरान जो मुद्दे थे, वो दूसरे चरण में आते-आते किस तरह से स्थानांतरित होकर दूसरे तरह के मुद्दे आ गए हैं। आज सैम पित्रोदा, कांग्रेस के आइडियोलॉग, उनका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा और ये चुनावी मुद्दा भी बन रहा है, जिन्होंने अमेरिका में जो एक प्रणाली है विरासत टैक्स को लेकर, उसमें उन्होंने कहा कि विचार होना चाहिए और इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने उनके बयान से अपने को किनारा कर लिया है और मुद्दे चल रहे हैं मंगलसूत्र को लेकर, मुद्दे चल रहे हैं बिहार के विकास को लेकर। इन मसलों पर हम बात करेंगे कि दूसरे चरण के तहत जिन सीटों पर मतदान होना है, इन मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो हम आते हैं जिन 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है, उसमें है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। इसमें से 2019 के चुनाव में केवल किशनगंज में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, बाकी चारों सीटें जदयू के खाते में गई थीं। इस बार क्या होता है, यह शुक्रवार के बाद जो मतदान होगा उसके बाद पता चल पाएगा कि मतदाता अपने किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। इस चुनाव को लेकर जो दूसरे चरण में मतदान होना है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिल्म एक्टर और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का रोड शो हो चुका है। जो अपोजिशन है तेजस्वी यादव, इनका लगातार इन्होंने कैंप किया उस इलाके में, सीमांचल और पूर्व बिहार के इलाके में। इसके अलावा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं और कांग्रेस के भागलपुर से प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी जो नेहा शर्मा ने भी रोड शो किया भागलपुर में अपने पिता के चुनाव प्रचार के लिए, उनको वोट देने के लिए। तो हम दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में एक-एक सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि वहाँ के मुद्दे, वहाँ कैसे वोट परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। हम अपने सहयोगी मिथिलेश कुमार जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे बारी बारी से इन सीटों को लेकर बात करेंगे। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। किशनगंज से बात शुरू करते हैं। सीमांचल का वह इलाका जहां जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और वहां एक तीसरा पक्ष, वहां जदयू भी है और वहां कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनको मोहम्मद जावेद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जी बिल्कुल। किशनगंज की जो बात करें हम लोग, तो वहाँ ट्रिपलाइट स्ट्रगल जो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पढ़ते थे, वो चीज़ें सामने आई है। क्योंकि एक और महागठबंधन से कांग्रेस ने जो मौजूदा सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनको उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में जदयू से मास्टर मुजाहिद वो उम्मीदवार हैं और तीसरे उम्मीदवार के रूप में अख्तारुल ईमान जो AMIM के उम्मीदवार हैं। और ओवैसी जो हैं वो पिछले 3 दिनों से वहाँ कैंप किए हुए हैं। आज चुनाव प्रचार में जो अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, एक रोचक प्रसंग ये आ गया, या यूँ कहिए कि एक नई एंट्री, शैतान और भगवान दोनों की एंट्री हो गई उसमें। ओवैसी ने कहा कि जुम्मा का दिन है 26 अप्रैल, उस दिन किसी शैतान का नहीं चलेगा, आप नमाज पढ़ने जाइए और नमाज पढ़ के वोट देने आइए और पहले भी वोट करिए। बात ये बेगूसराय तक पहुंच गई। बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, बेगूसराय के भाजपा के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन जो है वो संतोषी माता का दिन है और उस दिन किसी शैतान का नहीं चलेगा। तो बात ये यहाँ तक पहुँच गई। इसके पीछे जो कारण है, जो मुझे लगता है कि पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत कम रहा, तो सभी पार्टियां कमोबेश सहमी हुई है कि उस कम वोट का क्या असर होगा, तो उसको कैसे वोट में कन्वर्ट, अधिक से अधिक लोग पोलराइज हो, गोलबंद हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसकी तैयारी मुझे दिखता है कि इस तरह के
चुनावी भाषणों में। लेकिन इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे हैं मिथिलेश जी, वो चुनाव में मुझे लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश रहती है कि इनको उभारा जाए और उस पर लोगों को गोलबंद किया जाए, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी और चुनाव में जो एक्चुअल मुद्दे हो सकते हैं, जो जनता के जीवन से जुड़े हुए मसले हैं, वो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। तो क्या बिहार के लोग या आम मतदाता ऐसे मुद्दों को तवज्जो देंगे? निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन लोग मजे ले रहे हैं, वोटर मजे ले रहे हैं और उनका मतदान का जो कारण होगा, कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो अगर मान लीजिए कि 2-3% ही ऐसे मतदाता और इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वोट में वो तो हार जीत रिफ्लेक्ट करेगा वो तो लोकतंत्र में ये भी एक है कि आप कौन किस तरह से वोट कर रहा है, वोट को तो आप रोक नहीं पाएंगे, या इस तरह से प्रचार में भी जो बातें लोग कह रहे हैं, तो अपनी बात अधिक से अधिक कह के किसी तरह वोटर को बूथ तक लाने का ये सब प्रयास के रूप में देखा। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है और गाइडलाइन भी है कि जाति धर्म के नाम पर आप कोई किसी समुदाय को गोलबंद नहीं करें और ना ही उसके पक्ष में माहौल बनाएं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और बेहतर समाज के लिए भी घातक है। तो किशनगंज में और क्या डेवलपमेंट सब आप देख रहे हैं? किशनगंज में देखिए, किशनगंज एक तो सीमावर्ती जिला है, इलाका है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है, वहाँ चाय उद्योग, चाय बागान, कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ सर्वाधिक अल्पसंख्यक मतदाताओं का या आबादी का है, तो उस हिसाब से शिक्षा का, रोजगार का वो भी एक मुद्दा है वहाँ। लेकिन उस मुद्दे को किस पार्टी कैसे अपने पक्ष में उपयोग कर रही है या उन वोटरों को कैसे प्रभावित कर रही है, ये तो अब 2 दिन की बात है, 2 दिन में देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों पक्षों ने, तीनों पक्षों ने, उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मधेपुरा में कैंप करके कई चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, और कांग्रेस के पक्ष में भी मल्लिकार्जुन खड़गे आए, बगल की सीट पे राहुल गांधी की भी सभा हुई, तो कोई भी पक्ष पीछे नहीं है चुनाव कैंपेन में। अब मुद्दा हावी जरूर है, लेकिन वो बूथ तक वो मुद्दा पहुंच पाता है या नहीं, ये 26 तारीख को ही दिख पाएगा। इसी चरण में होने वाले चुनाव में एक सीट है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया की सीट पर सबकी नज़र है और काफ़ी वहाँ चर्चा भी तरह तरह की हो रही है, और इसकी वजह ये है कि वहाँ से पप्पू यादव प्रत्याशी हैं और राजद ने बीमा भारती को उतारा है, और वहाँ संतोष कुशवाहा जो सांसद हैं जदयू के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर्वाधिक चर्चा जो हो रही है वो पप्पू यादव के टिकट कटने से लेकर उनकी उम्मीदवारी के बीच जो कुछ हुआ, इसने वहाँ के तापमान को काफ़ी बढ़ा दिया है। और पप्पू यादव का आज पूर्णिया में रोड शो भी हुआ, तो पूर्णिया को लेकर एक खास तरह की दिलचस्पी है लोगों में। तो हम चर्चा करना चाहेंगे पूर्णिया सीट को लेकर। जी, पूरे देश में जो 10-12 ऐसी सीटें होंगी, उसमें पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया भी एक शामिल हो गया है। और पूर्णिया पहले दिन से ही, जब से पप्पू यादव की एंट्री हुई, हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया के ही रहने वाले हैं और पूर्णिया से वो सांसद भी हुई, निर्वाचित हो चुके हैं पहले, लेकिन इस बार उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना, कांग्रेस का पूर्णिया की सीट से आउट हो जाना, बीमा भारती का चुनाव राजद के उम्मीदवार के रूप में लड़ना और पप्पू यादव का बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आना, ये सब उसी दिन से वो रोचक और दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है। तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव को हर हाल में रोकना चाहते हैं, उनके एक बयान भी काफ़ी चर्चित हुए कि आप या तो महागठबंधन को, इंडिया को वोट करिए या फिर एनडीए को वोट करिए, तीसरे किसी को मत करिए। उनका सीधा इशारा पप्पू यादव की ओर था कि पप्पू यादव को किसी भी हाल में संसद जाने से रोकना है और उनको वोट नहीं करिए। इसकी तुलना में पप्पू यादव दिन रात वहाँ एक किए हुए, उनका चुनाव प्रचार हो, रोड शो हो, मोटरसाइकिल से जाना, मतदाताओं के पैर छूने से लेके जितने भी तरह के चुनावी जो आप कह लें जनता को लुभाने के तरीके हैं, वो सब वो कर रहे हैं। इसके बनिस्पत एक और जदयू के जो मौजूदा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, वो तीसरी बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब 2 दिन और रह गया है, 26 को चुनाव होना है
अब वहाँ देखना है कि मतदाताओं का रुझान किस ओर है, पप्पू यादव हैं केंद्र में, या संतोष कुशवाहा है, या फिर बीमा भारती है। वहाँ तो तेजस्वी यादव ने भी काफी कैंप किया है, जी एक तरह जी, से 3 दिनों से राजद की टीम वहाँ लगी रही। 3 दिनों से तेजस्वी यादव ने कैंप किया है। राजद की कमोबेश 50 से अधिक नेता, जो छोटे बड़े विधायक, विधान पार्षद, सभी को ड्यूटी दी गई और सभी मतदाताओं के बीच सघन चुनाव अभियान किया उन्होंने। अब हम चलते हैं कटिहार। कटिहार भी काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ यह सीट अभी दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो सांसद भी रहे हैं, पिछले चुनाव में उनकी जीत हुई थी। यहाँ से कांग्रेस ने जनाब तारिक अनवर को उतारा है, अपना कैंडिडेट घोषित किया है। और तारिक अनवर कांग्रेस के काफ़ी पुराने लीडर रहे हैं और कटिहार से उसकी नुमाइंदगी भी उन्होंने पहले के चुनाव में जीत दर्ज कर की है। तो कटिहार में भी सीमांचल का जो इलाका है और पूर्णिया से सटा हुआ है, तो काफ़ी दिलचस्प वहाँ चुनाव होने जा रहा है। मिथिलेश जी, कटिहार को लेकर आपके पास क्या फीडबैक है? कटिहार में सीधी लड़ाई है। कटिहार में आमने सामने की लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच। एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी है, वो दूसरी बार उम्मीदवार बने हैं, और तारिक अनवर जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, पहले एनसीपी में भी थे, वो इस बार कांग्रेस से वो फिर से उम्मीदवार बने हैं। तो वहाँ सीधी लड़ाई है। एक त्रिकोण वहाँ दिख रहा था अशफाक करीम का, जो राज्यसभा के सांसद थे और राजद में थे। उनको उम्मीद थी कि राजद, ये सीट राजद में आएगी और उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नाराज अशफाक करीम जदयू में शामिल हो गए। तो जदयू में शामिल हो गए तो एक उनका एक कुनबा बढ़ा जदयू का। तो यहाँ अब देखना है कि अल्पसंख्यक मतदाता का रुझान किस ओर होता है, तारिक अनवर के पक्ष में होता है या फिर जदयू के जो दुलाल चंद गोस्वामी है उनके पक्ष में होता है। तो यहाँ सीधी लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। और भागलपुर सीट के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। भागलपुर का जो मुकाबला है, वहाँ 2 फिल्मी हस्तियां वहाँ पहुँच चुकी है। एक मनोज तिवारी है, जो जदयू के अजय मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज उन्होंने रोड शो भी किया। और दूसरी नेहा शर्मा है, जो नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा कांग्रेस से उम्मीदवार है भागलपुर से, महागठबंधन की ओर से। तो दोनों नेहा शर्मा ने भी रोड शो किया। दोनों के रोड शो में लोग उमड़े, भीड़ है, खासकर युवा वर्गों की ज़्यादा दिलचस्पी है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है, ये देखना होगा हम लोग को 26 तारीख को। तो सिल्क नगरी में भी लड़ाई आमने सामने की ही है। जी, सिल्क नगरी में भी लड़ाई आमने सामने की है, आमने सामने की लड़ाई है। वहाँ तीसरा कोण बनने की उम्मीद को पार्टियों ने खत्म कर दिया। बुलो मंडल जो राजद के पूर्व सांसद थे, पिछली बार उन्होंने राजद से चुनाव भी लड़ा था, दूसरे नंबर पे रहे थे, तो वो अब जदयू में शामिल हो गए। तो अब वहाँ तीसरा कोण कोई ऐसा दिख नहीं रहा। ऐसे उम्मीदवार तो ज़्यादा है, लेकिन लड़ाई आमने सामने एनडीए, अजय मंडल और महागठबंधन के अजीत शर्मा के बीच है। और दूसरे चरण में ही बांका लोकसभा सीट पर 2 यादव नेताओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है। एक ओर है जदयू के सांसद गिरधारी यादव और दूसरी ओर राजद के उम्मीदवार बनाए गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव। तो मिथिलेश जी, यहाँ भी क्या लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है? यहाँ लड़ाई आमने सामने की है, लेकिन यहाँ एक तीसरा कोण ये है कि 2 यादव नेताओं की लड़ाई के बीच में वहाँ की जो आबादी है या मतदाता हैं, अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की तादाद अच्छी है। अच्छा। तो उनका रुझान किस ओर होगा, ये चुनाव के परिणाम पे निर्भर करेगा। जहाँ तक जयप्रकाश नारायण यादव की बात है, तो वो लालू प्रसाद के कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और कई बार राज्य में भी शिक्षा मंत्री रहे हैं और वहाँ के सांसद भी रहे हैं। गिरधारी यादव भी वहाँ के सांसद रहे हैं और जदयू में उनकी अच्छी पैठ है। मतदाताओं में अब इस बार उनका क्या कद रहता है, आमने सामने की लड़ाई में वो कितना सफल हो पाते हैं, ये देखने की बात है। तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे चरण में बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है शुक्रवार को, वहाँ क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं और वोटरों का मिजाज कैसा है। पहले चरण में अपेक्षा के अनुरूप मतदान का प्रतिशत नहीं हो पाया। हम प्रभात खबर की ओर से अपील भी करेंगे कि दूसरे चरण में और बाकी के चरणों में भी मतदाता अपने घरों से निकलें और अपने बेहतर प्रतिनिधियों का चुनाव करें,
ताकि लोकतंत्र और हमारे समाज की बेहतरी हो सके। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।